हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर की पेपर 2 की फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन अब हम कंटिन्यूस करेंगे इसको। ठीक है, बीच में 1-2 दिन का गैप फिर से हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू रखेंगे जितना हो सकेगा। ठीक है, ताकि मैं आपकी ये सेकेंड जो पेपर है उसको करवा सकूँ। देखो, इसके अंदर हम पहले सिलेबस देख लेते हैं आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, और स्टार्ट भी करवाऊंगी, पूरा नहीं करवा रही सिलेबस अभी। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके अंदर रखेंगे। एक बारी बता देती हूँ। देखो, फर्स्ट उसमें तो क्या है आपके 3 टॉपिक ये हैं। ठीक है, ये थोड़े से डिफरेंट है, इनको अभी नहीं करवा रही हूँ। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन फ्लूइड और सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, इसके अंदर सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तो जैसे आप सारे सुपरपोजिशन पढ़ते आए हो उसी टाइप का कुछ ना कुछ है। ठीक है, इसको करने वैसे कर लेंगे, लेकिन मेन इसके अंदर यही 2 टॉपिक्स हैं आपके। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए यूनिफॉर्म स्ट्रिंग एंड वेव जो फ्लूइड है आपकी उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है यहाँ तक, वो आपका है फोरियर एनालिसिस एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि फोरियर थ्योरम्स पढ़नी है और फोरियर उनका ट्रांसफॉर्म पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, फोरियर सीरीज़ पढ़ना पड़ेगा पहले। ठीक है, फोरियर सीरीज़ को जब आप पढ़ लोगे उसको आप किस में करोगे, फिर उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर देखना है, उनकी एप्लीकेशन ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर और हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर करना है। उसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म और उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी, और ये 2 फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, इनके लिए आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। फर्स्ट यूनिट के अंदर तो ये रहेगा। अब ये सोच रहे होंगे कि इसके अंदर से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो मैं बता देती हूँ। एक तो कॉम्प्लेक्स वेव का जो आया है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो फोरियर सीरीज करवाऊंगी मैं आपको, उसमें जो कॉफिशिएंट आएंगे आपको उनको इवेल्युएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो आप उसकी एप्लीकेशन इन दोनों के अंदर नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो इनको समझने के लिए ये फोरियर सीरीज जो अभी हम स्टार्ट करेंगे उसको करना बहुत नेसेसरी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसके अंदर हम मैट्रिक्स मेथड इन पैरेक्सियल ऑप्टिक्स, इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड रिफ्रैक्शन, डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस एंड थिक लेंस आपका है, यूनिट प्लेन, नॉडल प्लेन, सिस्टम ऑफ थिननेस और क्रोमेटिक्स। और ये कुछ आपके इसके अंदर आगे हैं जो हमारे डिस्टॉर्शंस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, उनके लिए है। उसके बाद इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे आपने 11th या 12th में आपने यंग डबल स्लिट का देखा होगा कि एक वेव फ्रंट ऑप्टिक्स में आया था ना इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट, वहाँ पे यंग डबल स्लिट वाला, कि एक वेव आ रही है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, दोबारा से सेकेंडरी वेव्स बन रही हैं, और फिर वहाँ से क्या होता है आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो है वो है पैटर्न, वो बनना स्टार्ट आ जाता है ना। तो यही इसके अंदर करना है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, आपने डिफरेंट चीज़ों को लेके फिर देखना है कि इंटरफेरेंस का कैसे होता है। ठीक है, एक्चुअली में जो इंटरफेरेंस है बच्चे, वो 2 टाइप का होता है आपका, इंटरफेरेंस बाय वेव फ्रंट और इंटरफेरेंस बाय एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड वाला है वो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आएगा। इस सेमेस्टर के अंदर तो ओनली आपका वेव फ्रंट का ही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक बारी, क्योंकि ये 2 टॉपिक हम बाद में भी कर सकते हैं। एक बार स्टार्टिंग के लिए मैं आपका यहाँ से ही स्टार्ट करूँगी फोरियर सीरीज़ से। ठीक है, तो फोरियर सीरीज़ से अगर हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली में फोरियर सीरीज़ क्या है। ठीक है, और किसने इसको दिया था। ठीक है, मतलब किसके द्वारा ये आया था, ये सारी चीज़ें पढ़नी है हमने इसके अंदर। तो देखो बच्चे, इसके अंदर देखो, हमने सबसे पहले मोशंस देखे थे। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक वेव वगैरह जो अपनी मोशंस होते हैं वो देखे थे। ठीक है, अगर सिंपल हार्मोनिक वेव है तो उसके लिए हम कोई एक फंक्शन पर्टिकुलर जो है वो असाइन कर सकते थे। जैसा हमारे पास फंक्शन हो गया y = a sin x, इस टाइप का फंक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन हमें पता है उस टाइम पे तो एक ही आ रहा था हमारे पास यहाँ पे, या फिर हम बोल रहे हैं तो सिंगल हमारे पास एक ट्यून आ रही है। ठीक है, तो एक टोन के कॉरस्पॉन्डिंग हम उसकी भी इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी जो ट्यून्स हैं वो मिक्स हो जाती हैं,
और हमारे कानों तक वो मिक्स ट्यून ही पहुंचती है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा उन सारी ट्यून्स का, समझ रहे हो, उन सारे ट्यून्स का क्या करना पड़ेगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना पड़ेगा। अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना पड़ेगा तो उसका भी तो हमें कोई ना कोई इक्वेशन देनी पड़ेगी ना। जैसे अब सिंपल हार्मोनिक मोशन था, ठीक है, उसके लिए आपने किसकी इक्वेशन दे दी, ये इक्वेशन दे दी, साइन या कॉस के में कोई सा भी फंक्शन के उसमें कर दो। अगर एक उसकी टर्न बन रही थी तो एक उसके लिए एन की वैल्यू 1 होगी, एन टर्न्स बन रही होंगी तो y इज इक्वल टू ए साइन एन एक्स, या आपका कितना हो जाएगा ए कॉस ऑफ एन एक्स। इस फॉर्म में मैं बता दूंगी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होएगी। लेकिन अब बात तो ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए, यानी बहुत सारे टर्म्स जो आपकी है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें मैंने साथ में, जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, उन सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को मैंने क्या कर दिया, प्ले कर दिया, तो आपको तो एक ही आवाज़ सुनाई देगी सबकी उसमें कंबाइन होके। तो यानी कि आप क्या करना चाह रहे हो, उन सारी जो फंडामेंटल्स और हार्मोनिक जो आपके फंक्शंस आ रहे थे उन सब का क्या कर रहे हो आप, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म डेवलप कर रहे हो वहाँ पे। और उसके लिए ही आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरियर सीरीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, समझ रहे हो। उसी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस जो आप बना रहे हो ना, कि सारी उसका मिक्सचर हो गया है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, एक आपने कॉम्प्लिकेटेड पीरियोडिक फंक्शंस बनाया है, उसी पीरियोडिक फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फॉरियर सीरीज बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। और इसी जो आपने फॉरियर सीरीज़ जो बनाई है, ठीक है, जिसको आपने बहुत ही अलग अलग चीज़ों को ऐड करके बनाया है, उसका एक पर्टिकुलर आपको जो है वो एक्सप्रेशन यहाँ दिया जाएगा। उस एक्सप्रेशन को ही आपने क्या करना है, बाद में हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। जब भी जैसे मान लो आपको ट्रायंगुलर वेव दी गई है, कोई भी ट्रायंगुलर दे दी गई, रेक्टेंगल दे दी गई, ठीक है, सीसॉ दे दिया गया, तो जो भी दिया है उसके लिए आप इन्हीं को ही यूज़ करोगे, इन्हीं कॉफिशिएंट को। वहाँ पे हम इन्हीं कॉफिशिएंट को क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे, ठीक है, और उसी से ही फाइनल फंक्शंस बताएंगे कि ये इसका बन रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रही है ये चीज़, ठीक है। तो अगर वो करना है तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ताकि आप जब भी पढ़ो तो आपको पता चले कि भाई हम क्यों फॉरियर सीरीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक आप ये भी ध्यान रखना कि जो फॉरियर सीरीज़ है वो किसने डेवलप की थी, जे फॉरियर ने की थी, यानी कि जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फॉरियर ने, ठीक है। इन्होंने इसको मतलब डेवलप किया था, इनका ही क्रिएटिविटी है। तो चलिए पहले अपना थोड़ा बहुत लिख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत तो लिखना बनता ही है, ताकि हम जब भी पढ़े आपसे पूछा जाए कि फॉरियर सीरीज़ आप कर रहे हो, आपने क्यों यूज़ किया फॉरियर सीरीज़, है ना, हमें पता होना चाहिए फॉरियर सीरीज़ के बारे में। तो इसीलिए थोड़ा बहुत इसको लिख लेते हैं। फॉरियर सीरीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हार्मोनिक फंक्शन को हम इजीली कर लेते थे क्योंकि एक टर्न आ रही थी, लेकिन जब ज़्यादा हो जाती है हमारी फंडामेंटल हार्मोनिक मिक्सअप हो जाती है, ओवर टर्न्स हो जाती हैं, तब हमें उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को डेवलप करना पड़ता है, और उसी को ही हम किसकी उसमें लिखते हैं, हमारा उसी की उसमें हम क्या कहते हैं, फॉरियर सीरीज़, उसी को ही कहा जाता है जो हम लिखेंगे उसको, ठीक है। तो यही मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ। The simple oscillatory process that occurs in nature is described mathematically by sine or cosine function. For example, we can express simple harmonic motion which repeat itself with n frequency is
given as y is equal to a sin x और y is equal to a cos of nx. ठीक है. नेक्स्ट, a sound wave is a pure sine wave of definite frequency when several tones are heard simultaneously from any musical instrument. One gets a fundamental tone accompanied by a number of overtones, that is harmonics of frequencies integers times the frequency of fundamental. Then if we want to write these complicated functions, if we want to write these complicated function as a sum of terms corresponding to various harmonics including the fundamental, we use फोरियर सीरीज. ठीक है, तो उस फंक्शन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, फोरियर सीरीज का यूज़ करते हैं. अब फोरियर सीरीज तो बता दी, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो भी देख लो, और एक फोरियर थ्योरम की डेफिनेशन भी लिख लो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ लिख लो, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय J.B.J. Fourier, that is Jean Baptiste Joseph. ठीक है, जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फॉरियर ने इसको डिस्कवर किया था. नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, फोरियर थ्योरम. अब फोरियर थ्योरम में तो ये कहना चाहता है भाई कि जो भी आप वेव लेके चलोगे, जो अलग अलग भाई जा रही थी, ठीक है भाई, अलग अलग टोन से होके एक उसमें आ रही थी, लेकिन ये कहता है बेशक से आ रही हो तो आप ऐसे उसमें उसको कंसिडर करो ना कि वो सिंपल हार्मोनिक वेव की तरह ही हम उसको बता दें. समझ रहे हो, उसकी तरह ही हम उसको बता दे, जिसके अंदर उसका एम्पलीट्यूड, फेज, पीरियड, ये सारे क्या हो, डेफिनाइट होने चाहिए. ठीक है, तो मतलब इक्वल उसमें डेफिनाइट फॉर्म में होने चाहिए, और जो फ्रीक्वेंसीज इसकी आएंगी उनका रेशियो आपका 1 2 3 4 का रेशियो के अंदर हो सकती है. तो ये एक डेफिनेशन जो है आपकी 2 मार्क्स के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पूछी जा सकती है कि फोरियर थ्योरम क्या होती है. तो आप ये कहोगे कि फोरियर थ्योरम एक पर्टिकुलर पीरियोडिक वेव को असाइन करी जाती है. ठीक है, मतलब उसको कहा जाता है जिसके अंदर हम जिस पीरियोडिक वेव को हम कंसिडर कर सकते हैं एक सिंपल हार्मोनिक वेव के जैसे, जिसके अंदर डेफिनेट
एम्पलीट्यूड, फेज, पीरियड होने चाहिए। और अगर फ्रीक्वेंसीज का अल्ट्रेशन हो रहा है तो वो पर्टिकुलर इंटीजर्स के उसमें जो इंटीग्रल मल्टीपल के होते हैं ना, उसी फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, उस पीरियोडिक वेव को बोल सकेंगे। ठीक है, कि मतलब पीरियोडिक वेव हमने एक्चुअली में जो पीरियोडिक वेव है उसको हमने अपने जैसे पहले आपकी सिंपल हार्मोनिक वेव है उसी के जैसे बता दिया कि वैसी होनी चाहिए, तो उस वेव को हम पीरियोडिक वेव कह देंगे। समझ रहे हो, उस वेव को हम पीरियोडिक वेव कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूं, इट states that any periodic wave may be considered as made of simple harmonic waves of definite amplitude, phase and periods, and the frequencies of the components are in ratio of 1:2:3:4 and so on। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, और जो फोरियर सीरीज मैंने आपको बताई थी कि जो बनेगी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म के साथ, उसका एक आपको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो, पीरियोडिक फॉर्म में उसका एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, तो उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, आपको वो डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। उस एक्सप्रेशन को लिख लीजिए, उस एक्सप्रेशन को लिख लीजिए, फोरियर सीरीज, इन फोरियर सीरीज ए कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन f of x can be expressed as a sum of sine or cosine in the form of, कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f of x इज इक्वल टू a0 प्लस में a1 cos of x प्लस में a2 cos of 2x एंड प्लस में so on आपका an cos of nx। ठीक है, प्लस में नेक्स्ट टर्म आपकी साइन की चलेगी b1 sin of x, b2 sin of 2x एंड प्लस में so on bn साइन ऑफ nx। ठीक है, अगर मैं इसको समीशन लिख के करके देखूं तो यहाँ देखो आपकी an cos ऑफ nx ये सीक्वेंस चल रही है, यहाँ पे करके देखूं तो समीशन 1 to n करके मैं इस फैक्टर को भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस में समीशन आपका n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी आप कह सकते हो अगर ये डैश डैश सो ऑन कर रहे हो तो। ठीक है, और ये 1 to इन्फिनिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका an cos ऑफ nx प्लस में bn साइन ऑफ nx हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ nx हो जाएगा। यहाँ पे a0 an bn ये सारे के सारे क्या है आपके फोरियर के कोएफिशिएंट है। ठीक है, और हमें क्या करना है, अब इन्हीं को ही इवेलुएट करना है एक एक करके। ठीक है, इन्हीं को ही क्या करना है, इवेलुएट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका ए नॉट कॉन्स्टेंट, ये तो हम जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो ए नॉट कॉन्स्टेंट है वो आपका डिस्प्लेसमेंट बताता है आपका एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। यानी कि अगर यहाँ पे से उसमें चल रहा था, ऐसे चल रहा है, तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट करके फिर चला गया है, उस फैक्टर को कौन बताता है, आपका ए नॉट बताता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ए नॉट इज ए
constant which represents the displacement of axis of vibration curve from the axis of coordinate। ठीक है। और जो आपके और जो कॉफिशिएंट जैसे ए एन और बी एन ये तो साइन की टर्म में चल रहे हैं, तो जस्ट आप जैसे साइन और कॉस की वैल्यूज़ के उसमें निकालते हो कि भाई कितना उसका एम्पलीट्यूड रहना चाहिए, उसके लिए जस्ट आप क्या यूज़ कर रहे हो, ए एन और बी एन। कॉस के लिए आपका ए एन टर्म यूज़ हो रहा है और साइन के लिए आपका कौन सा टर्म यूज़ हो रहा है, बी एन टर्म यूज़ हो रहा है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्हीं कॉफिशिएंट्स को, जो आपके ये कॉफिशिएंट्स हैं ए नॉट, ए एन और बी एन, इनको आपको कैलकुलेट करना है। ये हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि इनको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, क्या एक्सप्रेशन रहेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको कल देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।